my dear children, let's continue with the chapter EMI. Previous lecture तक हम लोग ने क्या सीखा था? Previous lectures तक हम लोगों ने ये what do we say फ्लक्स चेंज होने में मतलब फ्लक्स चेंज करने के दो तरीके, एक तो फील्ड को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर कंडक्टर को घुमा सकते हैं। ये दोनों तरीकों को हम लोग एक एक करके डिटेल में सीख रहे थे प्रीवियस लेक्चर पर। अब आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे जनरेटर के साथ। ये रहा जनरेटर्स। जनरेटर्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इसके पहले मैग्नेटिक इफेक्ट के चैप्टर में सीखा होना चाहिए, तो इसी वजह से थोड़ा सिंपल जाना चाहिए, बट स्टिल हम लोग सीखेंगे वापस। ये रहा जनरेटर। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एक मैग्नेट होती है, यहाँ पर एक मैग्नेट होती है, बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाने के लिए मतलब जब हम टॉर्क अप्लाई करके इसको घुमाने की कोशिश कर सॉरी जब करंट पास करवाते हैं, करंट जब पास करवाते हैं तो ये करंट की वजह से इस पर टॉर्क एक्सर्ट होता है, जिस वजह से ये घूमती है। ये स्टैंडर्ड तरीका हम लोग ने इसके पहले ऑलरेडी सीखा है कि भाई करंट पास करवाओ तो वो मशीन जो है ना वो घूमना शुरू हो जाएगा। ओके, जस्ट अ मोमेंट। सो हम लोग ने जो प्रीवियसली जो प्रिंसिपल सीखा था उसमें हम लोग करंट पास करवाने की वजह से मोटर घुमाते थे। ओके, यहाँ पर शायद हम लोग ना थोड़ा उल्टा सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ना करंट स्टार्टिंग में नहीं देते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग मूवमेंट करवाते हैं और मूवमेंट की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट पास होता है। सो मूवमेंट से करंट पास करवाएंगे, तो हम लोग बाहर से घुमाएंगे, उस वजह से करंट पास होगा। ऐसा एक प्रिंसिपल है। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया है, जो मैंने बोला वही चीज़ यहाँ पर दिया है। In chapter 10, we have learned the principle of electric motors. Basic construction of the electric generator is the same as that of the motor. So हम लोग ने इसके पहले जो सीखा दैट वाज मोटर। मोटर मतलब क्या होता है, करंट को यूज करके वो घूमता है, दैट इज मोटर। जनरेटर मतलब नाम में लिखा हुआ है, करंट को जनरेट करेगा, यूज नहीं करेगा बल्कि जनरेट करेगा। That means in this case, the armature is turned by some external agency. Agency मतलब कुछ external force या फिर टॉर्क जो है। तो एक्सटर्नली हम कोई टॉर्क अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये टॉर्क अप्लाई करने की वजह से कॉइल घूमेगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कॉइल घूमेगा तो आप तो जानते हो कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिस वजह से करंट फ्लो हो जाएगा। तो होगा क्या, एज द कंडक्टर वायर्स कट अक्रॉस द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू बी एन बी। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था। इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर मतलब ये है, मतलब इन दोनों के मतलब इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। The induced EMF is found to be proportional to the speed of the rotation omega of the armature. हम जितना ज़्यादा घुमाएंगे इसको किसको, जितना ज़्यादा कॉइल को घुमाएंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ऑब्वियस ही होना ही चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ओमेगा रहेगा उतना ही ज़्यादा वी रहेगा, जितना ज़्यादा वी रहेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ रहेगा, जितना ज़्यादा ईएमएफ रहेगा उतना ज़्यादा करंट रहेगा। सो घूम फिर के हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो करंट है वो ओमेगा पे डिपेंड करती है। बात खत्म। एनीवे, अब ये जो है ये इनके क्या बोलते हैं उसको, कॉइल के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो कॉइल स्टार्टिंग में ऐसे जा रही है, फिर बाद में ऐसे आएगी, फिर बाद में ऐसे आएगी, एक एक करके उन्होंने एक्सप्लेन किया नीचे की तरफ। सो जब भी कॉइल मूव होती है तब उसके अनुसार करंट फ्लो भी जनरेट होती है। करंट फ्लो जो जनरेट होती है वो करंट फ्लो का ग्राफ इन्होंने बना के दिखाया है। दैट इज करंट फ्लो स्टार्टिंग में एक सर्टेन डायरेक्शन पे, मतलब पॉजिटिव मतलब एक सर्टेन डायरेक्शन रहेगा, उस पर मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ती है, फिर बाद में वैल्यू वापस कम हो जाती है, जीरो हो जाती है। देन करंट जो होती है उल्टे डायरेक्शन पर ट्रैवल करती है, उल्टे डायरेक्शन पर ट्रैवल करती है, वापस मैक्सिमम होती है, जीरो होती है। देन वापस सीधे डायरेक्शन पर ट्रैवल करती है, मैक्सिमम होती है, जीरो होती है। देन वापस उल्टे डायरेक्शन पर ट्रैवल करती है, मैक्सिमम होती है, जीरो होती है। ऐसा चलता ही रहेगा। तो एक वेव फॉर्मेट में करंट फ्लो होगा। ये मैं पहले एक रफ आइडिया दे देता हूँ होता क्या सॉरी, सी बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में जब ये लूप ऊपर की तरफ जा रही है तो ये एरिया का डायरेक्शन, इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने हमेशा ही सीखा है अबाउट अपना जो ई इज इक्वल टू बी एल भी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होती है, ये ऊपर की तरफ जा रही है या फिर जो ऐसे मतलब एक सर्टेन डायरेक्शन पे घूम रही है, तो उस टाइम पे करंट एक सर्टेन डायरेक्शन पे आती है। जब यहाँ से नीचे की तरफ गुजरती है तो करंट उल्टे डायरेक्शन पे जाती है। वापस फिर कॉइल जब ये नेक्स्ट हाफ में आती है तो वापस सीधे डायरेक्शन पे जाती है, वापस अगले हाफ में जाती है तो उल्टे डायरेक्शन पे आती है। इसको वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। लेट्स फोकस आवर अटेंशन टू द वन कंडक्टर ऑफ द आर्मेचर एज शोन इन द फिगर। मतलब फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर कंडक्टर पे, जैसे कि नॉर्थ में यहाँ पर दिखाई दे रही है ये जो कंडक्टर है, इस पे फोकस करते हैं। इस पे फोकस करके सीखने की कोशिश करते हैं। या एज शोन द फिगर 12.8 बी। 12.8 बी मतलब ये रहा, ये 12.8 बी है।
इसमें यहाँ पर एक कंडक्टर का अलग अलग पोजीशन दिया हुआ है। कंडक्टर स्टार्टिंग में ऐसे जा रही है, फिर सीधा जाएगी, फिर ऐसे घूम के आएगी, ऐसे ऐसे चलता रहेगा उसका। तो ऊपर के हाफ साइकिल में करंट फ्लो अंदर की तरफ आती है, तो नीचे के हाफ साइकिल में करंट फ्लो बाहर की तरफ आती है। ऐसा उन्होंने दिखाया। क्रॉस मतलब क्या, अंदर की तरफ जा रही है। डॉट मतलब क्या, बाहर की तरफ जा रही है। सो ऊपर के हाफ साइकिल में करंट फ्लो अंदर की तरफ जाएगी, नीचे के हाफ साइकिल में करंट फ्लो बाहर की तरफ आएगी। The conductor is moving upward across the lines of force, inducing maximum EMF when the armature reaches the position in position. The conductor is moving parallel to the field and there is no EMF induced. So one by one. So first one में क्या है, कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रही है across the lines of force, inducing maximum EMF. So यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, देखो कंडक्टर है ना ऊपर की तरफ जा रही है मिड पॉइंट से। सो ऊपर की तरफ जा रही है, अपना ईएमएफ, अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रही है, कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रही है। सो ऊपर की तरफ काटते वक्त एक ईएमएफ उसने जनरेट किया। उसके बाद सेकंड पोजीशन कौन सा है, ये था अपना फर्स्ट पोजीशन जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रही है। सेकंड पोजीशन क्या है, सबसे ऊपर पहुंच गया, मतलब कंडक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच गया, सबसे ऊपर पहुंचा। तो इस बार क्या होता है, अपना नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट भी राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, कंडक्टर भी राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रही है। तो उनके बीच का एंगल जीरो होने की वजह से उनके बीच में कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ओके। अब वो यहाँ पर लिखा था, कंडक्टर इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड एंड देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। Third position. Same conductor moves downwards across the lines of force and the induced EMF is directed opposite of the case. मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, कंडक्टर यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर पहुंचा, फिर यहाँ पर आया, इधर से नीचे जा रही है। तो पहले कैसा था, ऊपर काट रही थी, ऊपर काटते वक्त करंट का डायरेक्शन अलग रहेगा, नीचे की तरफ काटते वक्त करंट का डायरेक्शन अलग रहेगा। सो यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे इन्होंने वही एक्सप्लेन किया है। सेम कंडक्टर मूव्स डाउनवर्ड एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द केस ऑफ वन। फर्स्ट केस से ऑपोजिट डायरेक्शन पे गई है। तो ग्राफ क्या दिखा रहा है, ग्राफ दिखा रहा है करंट का वैल्यूज। करंट का वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो था, जीरो से लेकर एक सर्टेन डायरेक्शन तक मैक्सिमम तक गया, फिर वापस जीरो पे आया, फिर उल्टे डायरेक्शन तक मैक्सिमम गया एंड सो ऑन, जैसे मैंने लास्ट स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। When a coil is rotating with a constant angular velocity omega, the angle between the magnetic field and the area vector of the coil at any instant is theta, which will be equal to omega multiplied by t. ये तो आपने रोटेशन मोशन में सीखा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। assume a angle 0 at time t is equal to 0, तो कुछ कहीं ना कहीं पे से तो स्टार्ट होगा ना। तो लेट मी अज्यूम कि जब भी टाइम जीरो था तभी थीटा जीरो से स्टार्ट हो रहेगा, ऐसे मैं अज्यूम करता हूँ। एज द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉइल इज चेंजिंग ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड b, the flux at any time can be written as phi is equal to b a cos theta। ऑब्वियसली वैसे ही होना चाहिए क्योंकि इट इज b बार डॉट a बार, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से cos थीटा लिखा, थीटा की जगह पे उन्होंने क्या लिखा, ओमेगा टी लिखा। यहाँ पर b का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, b हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, बट a जो है ना वो a हमेशा चेंज होता है, मतलब a का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बेसिकली। क्योंकि कॉइल जब घूमता है, कॉइल का एरिया जो है ना, एरिया पहले ऊपर की तरफ था, फिर साइड की तरफ, फिर राइट साइड की तरफ, फिर नीचे की तरफ, ऐसा ऐसा अलग अलग डायरेक्शन पे फेस होती है। तो ए का कंपोनेंट हमेशा ही चेंज होते रहता है, इसी वजह से ये फ्लक्स जो होता है चेंज होते रहता है। From Faraday's law, the induced EMF generated by the rotating coil of n turns will be equal to E is equal to, normally क्या d phi by dt होता है, n आ गया तो n टाइम्स करके डाल देंगे, माइनस साइन डिनोट करता है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। फाई की जगह पे हम लोग लिखेंगे बी ए कॉस ओमेगा टी, इतना लिख लेंगे। हाँ, फाई की जगह पे लिखेंगे बी ए कॉस ओमेगा टी। अभी बी ए को कांस्टेंट है बोल के बाहर निकाल देंगे, डी बाई डी टी ऑफ कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, माइनस और माइनस कैंसिल होकर बचेगा प्लस। सो ईएमएफ का एक्सप्रेशन बन जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस एक्सप्रेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन माय डियर चिल्ड्रन, क्योंकि ये समझ लीजिए इस चैप्टर के आगे हर जगह ये यूज होने वाला है। So EMF will be equal to EMF due to a rotating coil will always be equal to NBA omega sin omega t। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो, सी यहाँ पर इफ यू रिमेम्बर ये कर्व देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, करंट एक सर्टेन पॉइंट पर मैक्सिमम था। किसी ने पूछा कि भाई मैक्सिमम करंट कितना है, ओम्स लॉ के हिसाब से मैक्सिमम करंट या फिर करंट इज बेसिकली ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। सो मैक्सिमम करंट अगर आपको पता करना तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना होता है। यहाँ पर आपने ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकाला है, ये रहा ईएमएफ का एक्सप्रेशन। अब ये सी साइन के अंदर टी है, तो समझ जाना भाई टाइम एक ऐसा चीज है जो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, वो हमेशा ही चेंज होते रहेगा। टाइम चेंज होते रहेगा तो साइन का वैल्यू भी चेंज होते रहेगा। दैट मीन्स देयर विल बी अ सर्टेन पॉइंट जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे सकती है, एंड साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, इट इज 1। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो साइन की जगह पे 1 अगर डालेंगे
ओके, अभी वो प्लस माइनस का मतलब डायरेक्शन की बात कर रहा है, हो सकता है ऊपर का डायरेक्शन या फिर नीचे का डायरेक्शन। साइन की जगह पे अगर हमने 1 दे दिया तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ईएमएफ का वैल्यू बन जाएगा एन बी ए ओमेगा, उसके बाद साइन तो 1 हो गया। तो ये एन बी ए ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ईएमएफ, देयरफॉर हम इस ई को हम डिनोट करेंगे एक स्पेशल सिंबल के साथ जिसका नाम होगा ई नॉट, उसको हम बुलाएंगे पीक, उसको हम बुलाएंगे पीक। ई का मतलब ईएमएफ, दिस विल बी कॉल्ड एज पीक ईएमएफ। ओके, नाम ध्यान में रखना, पीक ईएमएफ बोलते हैं इसको। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है पीक ईएमएफ का वैल्यू क्या है, एन बी ए ओमेगा दैट बी इक्वल टू ई नॉट। अब ये एन बी ए ओमेगा की जगह पे, ऊपर एन बी ए ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, ई नॉट सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमें फाइनली एक्सप्रेशन मिल जाएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ डाल दिया तो साइन 2 पाई एफ टी मिल जाएगा, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द कॉइल। सो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, अगर आपने जस्ट मोमेंट, या अगर आपने यहाँ पर कोई भी कॉइल को बाहर से टॉर्क अप्लाई करके घुमाते रहेंगे तो जितना आप घुमाते रहेंगे वहां पर उतना ही ईएमएफ जनरेट होगा, एंड वो ईएमएफ का एक्सप्रेशन होगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, जो आपने यहाँ पर घुमाया ना उस रोटेशन का फ्रीक्वेंसी रहेगा ओमेगा, एंड टाइम रहेगा टाइम। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन देखिए हम समझ जाते हैं कि भाई ये ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये ईएमएफ वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल है इसीलिए उसको स्मॉल ई से डिनोट किया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी तक आपने जो भी ईएमएफ सीखा था हर जगह कैपिटल ई इस्तेमाल किया। इस चैप्टर में हम लोग ने स्मॉल ई इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर ईएमएफ कांस्टेंट है तो हम लोग कैपिटल ई इस्तेमाल करते हैं, अगर ईएमएफ वेरिएबल रहेगा तो हम लोग स्मॉल ई इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर स्मॉल ई रहेगा। सो ये एक्सप्रेशन रहेगा, ये ईएमएफ के अनुसार ये करंट का एक्सप्रेशन रहेगा जो करंट यहाँ पर जनरेट हो रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। सो जनरेटर का एक सिंपल सा रीकैप, हम लोग घुमाएंगे, घुमाने के हिसाब से यहाँ पर करंट जनरेट होती है। करंट की अगर बात करें तो जब भी कॉइल मतलब कॉइल का एक कंडक्टर अगर देखेंगे, कंडक्टर जब ऊपर की तरफ जा रही है तो करंट अंदर की तरफ जाएगी, सबसे ऊपर रहेगा पैरेलल रहेगा तो करंट जीरो रहेगा, नीचे की तरफ आते और करंट बाहर की तरफ आएगी तो इसका मतलब क्या होता है, करंट का वैल्यू हमेशा ही चेंज होते रहता है। सो करंट जीरो से स्टार्ट होता है, ऊपर जाएगा, एक सर्टन पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, उसके बाद नीचे आएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आने के बाद उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा, फिर वापस जीरो आएगा, मैक्सिमम टच करके वापस जीरो आएगा, वापस ऐसे चलता रहेगा, डायरेक्शन चेंज करते रहेगा। अब यहाँ पर ये जो फ्लक्स, ये फ्लक्स क्यों चेंज हो रही है, ये एरिया का फेस चेंज हो रही है, इस वजह से फ्लक्स चेंज हो रही है। फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, बी बार डॉट ए बार होता है, मतलब बी ए कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पे मैं ओमेगा टी लिख सकता हूँ। यहाँ पर ईएमएफ का एक्सप्रेशन होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स के लिए डाल देते हैं। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। ओके, तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब, मैक्सिमम जब होगा तब जाके ईएमएफ जो है पीक वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज एन बी ए ओमेगा। तो उसको अगर सब्सटीट्यूट करेंगे ई नॉट से ऊपर के एक्सप्रेशन में तो हमें ईएमएफ का एक्सप्रेशन मिल जाएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया एक्सप्रेशन है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आगे हर जगह यूज होने वाला है। सो सबसे पहले माय डियर चिल्ड्रन हेडिंग लिखो जनरेटर्स, हेडिंग लिखो जनरेटर्स, एंड हाँ नीरज ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है यहाँ पर। नीरज पूछ रहा है कि क्या ये एसी करंट है। यस माय डियर चिल्ड्रन, यही है एसी करंट, दिस इज हाउ वी जनरेट एसी करंट। सो अब तक हम लोग जो सीख रहे थे ये एसी करंट जनरेट करने के बेसिक्स के बारे में सीख रहे थे, जैसे कि फ्लक्स कैसे चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से होता क्या है, फैराडेस लॉ क्या है, लेंस लॉ क्या है, ये सब चीज़ें क्यों सीखा, क्योंकि इन्हीं के प्रिंसिपल के दम पे हम लोग एसी करंट जनरेट करते हैं। यस, दिस इज एसी करंट। सो आई बिलीव आपने हेडिंग लिखा होगा जनरेटर। ओके, ये डायग्राम पूरा आइडियली स्पीकिंग बनाना चाहिए आपको, अभी हाल फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में आपके बुक के अंदर इसको बना के रख दीजिए, क्योंकि ये डायग्राम का आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम को बना लीजिएगा बाद में। ओके, एंड ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए डायरेक्टली, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, दैट इज बी ए कॉस ओमेगा टी, लिख लीजिए। उसके नेक्स्ट लाइन में फ्रॉम फैराडेज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड बाय द रोटेटिंग कॉइल ऑफ एन टर्न्स, ये लिख लीजिए।
देन कम टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, यहाँ से सबसे फर्स्ट लाइन जो है ना, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, वहाँ से स्टार्ट कीजिए, एंड में यहाँ तक लिख लीजिए, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक। Sorry. The next topic of this chapter is basically induction and energy transfer. Okay, so उसके बारे में सीखते हैं हम लोग। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। Consider a loop ABCD moving with a constant velocity v bar in a constant magnetic field B as shown in the figure. ये ABCD का loop है, ये move हो रही है with a constant velocity, ये रहा इसका moving velocity, move हो रही है with some velocity in this particular magnetic field. As current I is induced in the loop in the clockwise direction, the loop segments and the loop segments being still in the magnetic field experiences force F1, F2 and F3. मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, इसको जब आगे की तरफ लेके जाएंगे तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है जिस वजह से करंट फ्लो होती है। अब ये जो करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर और यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस होती है। अब जब भी कंडक्टर इसके कंडक्टर से करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस होती है। ये हम लोग ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सीखा है। वो फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग ने जो सीखा, दैट वाज बेसिकली बी आई एल साइन थीटा। इन दिस केस थीटा इज 90, देयरफॉर बेसिकली फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा बी आई एल, मैग्नेटिक फील्ड जो उसके ऊपर एक्ट हो रही है, करंट जो उसमें से पास हो रही है, एल जो उसका लेंथ रहेगा। ये हम लोग ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सीखा है। किसी को याद नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लेना अपने बुक के अंदर। ओके, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ये फोर्स भी वही फोर्स है, ये भी वही फोर्स है, ये भी वही फोर्स है जो एक्सपीरियंस हो रही है। एंड इसका डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं हम लोग। दैट इज यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अगर हमारा थंब सॉरी अगर हमारा इंडेक्स फोर्स दिखाता है मैग्नेटिक इंडक्शन, मिडिल फिंगर दिखाएगा करंट का डायरेक्शन, देन थंब का डायरेक्शन होगा फोर्स। तो ऐसे फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे करके ये फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल किया है। सो प्लीज चेक योर डेटाबेस, पुराना डेटाबेस चेक कर लीजिए, उसमें आपको दिखाई देगा मैंने ये जो सिखाया है आपको। एनीवे, प्रोसीडिंग फर्दर, द डैश लाइन शोज द लिमिट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये डॉटेड लाइंस तक ही मैग्नेटिक फील्ड है करके बता रहा। टू पुल द लूप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v टुवर्ड्स द राइट, इट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स f। तो फोर्स अप्लाई करूंगा तभी जाके मैं इसको निकाल पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है ना ये, क्योंकि आप अगर देख रहे हो ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, ये फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है, मैग्नीट्यूड उन दोनों का सेम है बोल के ये लोग दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्स है इसको पीछे की तरफ खींच रही है, मतलब हम उसको आगे की तरफ जब वेलोसिटी देते हैं तब उसको फोर्स पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही है। दैट मीन्स अगर हम लोग को दैट मीन्स ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स इस वेलोसिटी को ओपोज करेगी। ऑब्वियस सी बात है यार, वैसा होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग ने सीखा है कि ये जो फोर्स है ये फोर्स किसकी वजह से जनरेट हुआ, करंट की वजह से। करंट किसकी वजह से जनरेट हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस वजह से हुआ, हम लोग ने कॉइल को बाहर की तरफ निकाला इस वजह से। फैराडे का लॉ बोलता है हमने कुछ भी किया उस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करेगी। दैट मीन्स आपने कॉइल बाहर निकाला, इस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, मतलब वो ईएमएफ इसके बाहर निकालने को रोकने की कोशिश करेगी। इसी वजह से उसके ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रही है वो फोर्स इसको अपोज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कंटिन्यूसली अगर ऑपोजिशन है तो सीधी सी बात है भाई, हम लोग अगर चाहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन करे तो कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक फ्रिक्शन। मतलब आप अगर कोई ग्राउंड में एक बक्से को धक्का दोगे, अगर आप चाहते हो कि बॉक्स कंटिन्यूसली मूव हो तो आपको कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज फ्रिक्शन उसको कंटिन्यूसली रोकने की कोशिश कर रही है। सेम स्टोरी, ये फोर्स उसको कंटिन्यूसली रोकने की कोशिश कर रही है, तो आप कंटिन्यूसली इधर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है, इट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑन द लूप टू ओवरकम द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर जो भी फोर्स एक्ट हो रही है उसके सेम मैग्नीट्यूड पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके दोनों फोर्सेस कैंसिल होकर इफेक्टिव फोर्स जीरो हो जाएगा। देन ये वेलोसिटी जो है ना कॉन्स्टेंटली बाहर की तरफ जाके ही रहेगी। ओके, आई बिलीव आई एम क्लियर। प्रोसीडिंग फर्दर नाउ, बेसिकली जो पार हमें लगने वाला है, पार का एक्सप्रेशन तो आप जानते हो कि इट इज बेसिकली वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड सिंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, आई कैन से दैट
Power is basically force into velocity. So every time when you are applying some amount of force, you are basically doing some work. When you are doing some work continuously, you are basically applying some amount of power. तो power कितना यहाँ पर apply हो रही है? It is basically force into velocity. Okay. Now we know the magnitude of the flux is basically B into A, where A is what? A is nothing but length into x. मतलब ये रहेगा length and ये रहेगा x. X will be the length which is present inside the magnetic field. Okay, so ये फ्लक्स का वैल्यू है, तो E का एक्सप्रेशन अगर आपको निकालना है तो डी फाई बाई डी टी होता है। तो फाई की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग डी एल एक्स, डी और एल कॉन्स्टेंट है बोल के बाहर आ जाएगा, तो बचेगा डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी का एक्सप्रेशन इज बेसिकली वी। तो E का वैल्यू हो गया था बी एल वी, जो हम लोग को इसके पहले भी पता ही था, ऐसा नहीं कि नहीं पता था, हम लोग ने इसके पहले भी उसको प्रूव किया था, अभी वापस उसको प्रूव किया है। जो उस ईएमएफ की वजह से जो भी करंट जनरेट होती है इसके अंदर, वो करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा ई अपॉन आर। ई की जगह पे डाल देंगे बी एल बी अपॉन आर होगा तुम्हारा करंट। अब ये जो करंट है, इस करंट की वजह से जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उस करंट की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है। फोर्स कितना जनरेट होता है? बिल, बी आई एल, यहाँ पर उन्होंने आई एल बी लिखा है, आई एल बी लिखो, बी आई एल लिखो, मल्टीप्लीकेशन इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। इसमें जो आई है, आई की जगह पे ये सब्सटीट्यूट करेंगे बी एल वी अपॉन आर। सब्सटीट्यूट कीजिए बी एल वी अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय एल इंटू बी। तो यहाँ पर एल और एल मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वायर हो जाएगा, बी और बी मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास एंड में फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बचेगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर। सो फोर्स का एक्सप्रेशन अगर बचेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, हमें पता है कि फोर्स इंटू वेलोसिटी इज पावर। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी विल बी पावर, तो वी जो है ना, वी बन जाएगा, वी इंटू वी बन जाएगा वी स्क्वायर। तो फाइनली अपना पावर का एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर। तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पर क्या अभी प्रूव किया? हमने ये प्रूव किया कि कोई भी इसके अंदर हाँ, कोई भी लूप को हम लोग बाहर की तरफ कुछ तो वेलोसिटी से पुल करने की कोशिश करेंगे, तो उस वजह से यहाँ पर जो भी पावर जनरेट होता है, वो पावर जो जनरेट होता है दैट इज दिस मच, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, द सेम एक्सप्रेशन। So I request you guys to please write down the heading induction and energy transfer. I believe आप लोगों ने ये लिख लिया होगा एक्सप्रेशन, हेडिंग लिख लिया होगा। हेडिंग लिखने के बाद आप ये डायग्राम बना लीजिए, ये डायग्राम का ये लिख लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग बना सकते हैं इसको। हाँ, एंड इफ यू आर आस्किंग मी व्हाट इज दिस, बेसिकली ये इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, करंट फ्लो हो रही है। तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, करंट फ्लो हो रही है, तो ये रेजिस्टेंस हम लोग ने कुछ कनेक्ट नहीं किया है, ये जो अंदर वायर पड़ा हुआ है ना, ये वायर के अंदर कुछ तो भी रेजिस्टेंस होगा ना, वो रेजिस्टेंस है ये। सो इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ने जब मूवमेंट करवाया है, तो लगभग ये एक ऐसा सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है जहाँ पर एक ईएमएफ है, एक करंट है और एक रेजिस्टेंस है। ओके, अब ये तो हम बाद में लिख लेंगे, ये तो अपने को ऑलरेडी पता था ये एक्सप्रेशन। पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फ्लक्स से। ये लिख लीजिए प्लीज, फ्लक्स का एक्सप्रेशन। उसके बाद जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो लिख लीजिए, ईएमएफ का एक्सप्रेशन, देन करंट का एक्सप्रेशन,
आई बिलीव आपने लिख लिया होगा। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक। आई बिलीव लिख लिया सभी ने। ओके, वंडरफुल। बहुत ही बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली एडी करंट्स। एडी करंट्स, इट्स लाइक बहुत ही सिंपल, लाइक बढ़िया टॉपिक है एक्चुअली, सिंपल सा ही टॉपिक है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब तक हम लोग ने क्या सीखा है? अब तक हम लोग ने सीख लिया है कि जब भी कोई क्या बोलते हैं उसको, ईएमएफ, सॉरी, जब भी कोई फ्लक्स हम लोग चेंज करते हैं, कैसे भी चेंज करो, कंडक्टर को मूव करवाओ या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाओ, जब भी तुम लोग फ्लक्स चेंज करवाते हो तब ईएमएफ इंड्यूस होती है। जब भी ईएमएफ इंड्यूस होती है करंट फ्लो होती है। इतना हम लोग ने सीख लिया। लेकिन अब तक जो भी करंट फ्लो हो रही थी वो सारे के सारे कंडक्टर, हम लोग एक कंडक्टर वायर रखते थे या फिर लूप रखते थे जिसके अंदर करंट फ्लो होती थी। सो करंट फ्लो के लिए एक स्पेसिफिक पाथ डिजाइन था। तो वो नॉर्मल करंट हुआ करता था, इंड्यूस्ड करंट जो हम लोग बोलते हैं। एडी करंट वही सेम चीज है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जो करंट, अब इस बार जो हो रही है, देखो यहाँ पर एक हम लोग मेटालिक प्लेट रखते हैं यहाँ पर। इस बार हम लोग कंडक्टर नहीं रख रहे हैं। पिछली बार कैसा था, लूप रखते थे। इस बार हम लोग लूप नहीं रख रहे, पूरा का पूरा एक प्लेट रखते हैं। मतलब भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है भाई, जिसको मूव होना, जिधर मूव होना मूव हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा टाइप। हम लोग यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड भेजेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाएंगे या फिर इस प्लेट को हम लोग हिलाएंगे, कंडक्टर प्लेट को, तो बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स आपस में घूमने शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स घूम रही है मतलब बेसिकली करंट फ्लो हो रही है। लेकिन करंट फ्लो एक प्रॉपर पाथ में डिजाइन नहीं होगा, उसके अंदर ही छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से ऐसा नहीं है कि भाई एक स्पेसिफिक पाथ में घूमेंगे। सभी लोग अपने अपने तरीके से जितना जमेगा वैसा सर्कुलर पाथ में घूमते रहेंगे। कोई लोग बड़ा सर्कल बनाएंगे, कोई लोग छोटा सर्कल बनाएंगे, कोई लोग और बड़ा सर्कल बनाएंगे। और एक ही कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा, बाजू में एक और सर्कल, उसकी बाजू में एक और सर्कल, उसके बाहर एक और सर्कल, ऐसे ऐसे चलता ही रहेगा उसका। सो एवरीवेयर करंट विल बी जनरेटेड, एवरीवेयर इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग। ऐसे करंट जो जनरेट होती है मेटालिक प्लेट का भी, यहाँ पर भी ये प्लेट रखा है, ये प्लेट रखने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो घूमती है, ऐसे जो करंट जनरेट होती है, इन करंट्स को हम लोग बुलाते हैं एडी करंट। ओके, एडी जो है वो साइंटिस्ट का नाम है।
एक्चुअली एडी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एडी के पीछे का थ्योरी ये है कि भाई ये जो घूमती है ना एक के बाद एक, मैं बताता हूँ कि बेसिकली ऐसे घूम रही है, इसके अंदर ऐसा भी होगा, इसके अंदर ऐसे भी होगा, इसके बाजू में भी ऐसा घूमते रहेगा, इसके बाजू में भी ऐसा घूमते रहेगा। ऐसे छोटे छोटे ना देखा जाएगा तो एक वर्लपूल की तरह घूमते रहते हैं। तो वर्लपूल का दूसरा नाम है एडीज। ओके, तो ऐसे इनको नाम पड़ा एडी करंट। दिस इज द बेसिक, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ हाउ दिस एडी करंट केम इनटू पिक्चर। ओके, इतना ही है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इस एडी करंट के बारे में। हमारी क्लियर करना है ये एडी करंट क्या है, समझ में आया सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ओके, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एडी करंट के बारे में इतना जानकारी रखा तो भी काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि हमारे हमारे सिलेबस में इससे ज़्यादा है ही। चलो अभी आगे सीखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। सेल्फ इंडक्टेंस एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसको आपने एक सर्टेन ईएमएफ से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर भी वही उन्होंने बताया है। कंसिडर अ सर्किट और कॉइल इन विच द करंट इज चेंजिंग। करंट चेंज कैसे होगा? यहाँ पर रेयोस्टेट इसीलिए कनेक्ट किया आपने, रेयोस्टेट को चेंज करो और करंट को चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये एक तरीका है। नहीं तो करंट चेंज कब मिल सकता है? अभी ईएमएफ आपने कनेक्ट किया, डीसी बैटरी वाले कनेक्ट करे, और जैसे आप की कनेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये बैटरी की वजह से टोटल करंट जो है ना 5 एम्पियर का करंट देने वाला है। अभी की जैसे कनेक्ट करेगा वो जीरो से लेकर डायरेक्टली 5 पे जंप नहीं करता हमेशा। वो क्या करता है, जीरो से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसा ऐसा करके 5 तक जाता है। जब वो फास्ट में जब वो फास्ट फास्ट क्लाइंब करके ऊपर की तरफ जाता है तो हमें जल्दी से समझ में नहीं आता, बट हाँ असलियत में ऐसा ही होता है। वो इमीडिएटली 5 नहीं होता है, वो जीरो से लेकर 5 तक बढ़ता रहता है। दिस हैपेंस एवरी ओके। So, in short, the current is changing. So, whenever the current is changing, the changing current will vary its magnitude of flux. सीधी सी बात है, यहाँ पर करंट चेंज हो रही है। अभी आप तो जानते हो कि भाई ये करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। हमने इसके पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सीखा है कि जब भी करंट फ्लो होती है तभी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है कि नहीं? एंड करंट फ्लो को हम जितना चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही चेंज होगा। तो यहाँ पर करंट फ्लो को जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहा हूँ। So the flux is changing. ओके, फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर हम लोग ने सीखा कि भाई एक नया ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो यहाँ पर अब तक हम लोग ने क्या किया, क्या क्या देखा? बाहर से ईएमएफ कनेक्ट किया जिस वजह से करंट चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया तो नया एक ईएमएफ आ गया उसके ऊपर। एंड वो ईएमएफ आप तो जानते हो कि फैराडे ने क्या बताया, वो जो ईएमएफ है ये पिछले वाले करंट को सपोर्ट तो नहीं करने वाली है, बल्कि क्या करने वाली है, अपोज करने वाली है कि नहीं? यहाँ पर नीचे वही लिखा है। तो द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट कॉइल ऑफ द itself ऑन अकाउंट ऑफ द चेंज इन द करंट इज टर्म्ड एज द फिनोमेनन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सो यहाँ पर जो हम लोग ने एक नया ईएमएफ जनरेट किया जो इस पुराने वाले करंट को ओपोज करने वाली है, भले ओपोज करने वाली है बट जनरेट तो किया ना, वो ईएमएफ को हम लोग क्या बुलाते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस करके बुलाते हैं। सो जो अभी यहाँ पर हम लोग ने मैग्नेट कुछ नहीं रखा, सिर्फ एक कंडक्टर था, सिर्फ एक कॉइल था, बट ये कॉइल ने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया और उसके चेंज की वजह से जो ईएमएफ जनरेट हुआ, और वो ईएमएफ जो इसको अपोज करने वाली है, उस फेनोमेनन को हम लोग बुलाते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये जो फ्लक्स है, आप तो जानते हो कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सिंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देयर शुड बी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर एल से डिनोट करेंगे। एंड ये एल का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये एल बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे एक कंडक्टर के लिए ये एल हमेशा हर एक कॉइल के लिए होता है। जहां पर भी कॉइल होता है वहां पर एल होगा ही होगा। जैसे जहां पर भी एक कंडक्टर होगा, जहां पर भी एक वायर होगा, वैसे वहां पर एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के बिना वायर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस एल के बिना एक कॉइल एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। जहां पर भी कॉइल होगा वहां पर उसका खुद का एक एल जरूर होगा ही होगा। अब हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर सिंगल टर्म है तो फाइव अपॉन आई रहेगा, अगर एन नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो एन मल्टीप्लाई टू फाइव अपॉन आई रहेगा हमारा एल का एक्सप्रेशन। एंड एल का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। अभी सीधी सी बात है यार, यूनिट का मैं एक्सप्रेशन दिखाता हूँ आपको। सो ई जो होती है वो डी फाइव बाई डी टी होती है, आप तो जानते हैं। फाइव की जगह पे अभी भी हम लोग ने सीखा एन इंटू आई लिख सकते हैं। एल को बाहर की तरफ निकालेंगे तो इट इज ई इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एल के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ई, एंड उसके नीचे डी आई बाई डी टी, जैसे कि ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी।
तो ई का यूनिट होता है वोल्ट, डी का यूनिट होता है एम्पियर, डी आई इज चेंज इन करंट, डी का यूनिट होता है सेकेंड, डी इज टाइम। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड, जिसको हम लोग सिंगल, मतलब दिस इज बेसिकली ऐसा यूनिट, लेकिन उसको हम लोग लिखेंगे हेनरी, क्योंकि हेनरी इज द साइंटिस्ट जिन्होंने इंडक्टेंस के बारे में, या फिर इंडक्टेंस कर इंडक्शन करके एक कॉन्सेप्ट होता है, इंडक्टेंस करके एक क्वांटिटी होता है, इन चीज़ों के बारे में बताया। तो इसी वजह से इंडक्टेंस के यूनिट को हम लोग हेंसफोर्थ हेनरी करके लिखेंगे। और इसका डायमेंशन निकालना होगा तो वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड का डायमेंशन निकाल दीजिए, वही आपका आंसर रहेगा। नॉट अ बिग डील। ओके, तो आई बिलीव इतना आप लोगों को समझ में आया होगा अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस एंड ऑल। आप एक यहाँ पर अभी एल जो होती है, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस होती है, इसकी वजह से कितना एनर्जी जनरेट हो सकती है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एनर्जी के लिए, यस, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। एनर्जी अभी आपको पता करना है कि भाई एनर्जी कितना जनरेट होती है इंडक्टेंस के अंदर, या फिर अभी एनर्जी पता करना है तो आप बेसिकली वर्क डन पता करो। वर्क डन कैसे पता करेंगे, बड़ा ही सिंपल है यार। अभी देखो वर्क डन क्या होता है, हम तो जानते हैं कि पावर इज बेसिकली डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये तो आप जानते ही हो। तो इसका मतलब डी डब्ल्यू हो जाएगा पावर मल्टीप्लाइड बाई डी टी। अब ये जो पावर होती है, पावर का एक और एक्सप्रेशन हम लोग ने सीखा है स्कूल लेवल में, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो वही चीज यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। पावर की जगह पे लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज ई एंड करंट इज आई। डाल दीजिए ई इंटू आई। अब ई की जगह पे मैं लिखूंगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, जो थोड़ी देर पहले मैंने डिराइव किया था। एंड यहाँ पर आई रहेगा, डी टी रहेगा, डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएगा। आई को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस एल आई डी आई, ये हो जाएगा तुम्हारा डी डब्ल्यू। एंड तुम्हें अगर टोटल वर्क फाइंड करना है तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किसको करोगे, एल आई डी आई, माइनस एल को बाहर निकालेंगे, आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन टू। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, आई इज वॉट, करंट, उसका मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, उसका मैक्सिमम कुछ तो वैल्यू रहेगा, लेट मी कॉल दैट मैक्सिमम वैल्यू एज आई नॉट। तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट्स डालने के बाद फाइनली तुम्हारा आंसर बन जाएगा। और फाइनली तुम्हारा आंसर बन जाएगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, या फिर हाफ एल आई स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। सो एवरी टाइम वेन एवर यू आर हैविंग अ कॉइल, कॉइल के अंदर कुछ तो भी इंडक्टेंस होगा, वो इंडक्टेंस की वजह से कुछ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये सारी चीजें जो हो रही है इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एनर्जी इन्वॉल्व है। सो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारे कॉइल के अंदर स्टोर्ड रहेगा ड्यू टू इंडक्टेंस, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। आई बिलीव इतना सभी लोगों को क्लियर होगा। अब तक किसी को कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अभी इसका थोड़ा सा राइटिंग करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोग सेल्फ इंडक्टेंस हेडिंग लिख लीजिए, आई बिलीव लिख लिया। देन डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए। वेट वेट, ये एक्सप्रेशन लिखने के पहले ये डेफिनेशन तो लिखना पड़ेगा ना, उसके उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये डेफिनेशन लिख लीजिए। आई बिलीव आप लोगों का हो गया। उसके बाद ये लिख लीजिए, फाइव इज प्रोपोर्शनल टू आई, देयरफॉर उसके बाद है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए प्लीज।
उसके बाद फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स लिख के ये डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स बोल के। उसके बाद यूनिट ऑफ इंडक्टेंस करके हेडिंग मत लिखो, डोंट राइट दैट हेडिंग, इंस्टेड ऑफ दैट हेडिंग यू डायरेक्टली राइट दिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एंड जब ये एक्सप्रेशन मिलेगा ना, इसको जरा हाईलाइट भी कर देना। उसके बाद हेडिंग लिखना एनर्जी ऑफ द सर्किट, एनर्जी ऑफ द सर्किट विथ इंडक्टर, विथ इंडक्टर या फिर इंडक्टेंस। आई बिलीव लिख लिया आप लोगों ने। ये हेडिंग लिखने के बाद आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, बट इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको थोड़ा सा ऊपर दे देता हूँ। ये मतलब ये कैसे आए, ये एक्सप्रेशन से स्टार्ट करना, बट उसके पहले वो एक्सप्रेशन कैसे है मैं वो बता देता हूँ। पार जो होती है वो ई इंटू सॉरी ई इंटू आई होती है, वही पार जो होती है वो डी डब्ल्यू बाई डी टी होती है। देखो इन दोनों को कंबाइन इन दोनों को कंबाइन करने के बाद फ्री आएगा, तो पहले ये लाइन लिखना, फिर ये लाइन लिखना, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख लेना। ओके, आई बिलीव हो गया आप लोगों का। उसके बाद सबसे लास्ट में ये एक पॉइंट नोट डाउन कर देना सर, दैट इज ये जो वर्क आपने निकाला है ना, यही वर्क आपका एनर्जी ऑफ सर्किट रहेगा। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस वर्क डन W विल बी इक्वल टू दी एनर्जी ऑफ द सर्किट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। प्लीज नोट इट डाउन। ओके माय डियर चिल्ड्रन, लेट्स लर्न मोर अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। अभी इंडक्टेंस किसका, अभी नॉर्मली इंडक्टेंस का फॉर्मूला तो आपने जान लिया। सी आपके सामने जो भी फॉर्मूला आया है इंडक्टेंस का, दैट इज इंडक्टेंस के क्या क्या फॉर्मूले आए हैं। एक तो फाई इज इक्वल टू एल आई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान में रखना। फिर ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान में रखना। एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान में रखना। ये तीनों फॉर्मूले जो है ना बहुत यूजफुल होते हैं एंट्रेंस लेवल पे जब भी हम लोग कोई भी सॉल्विंग करते हैं। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूले के डेरिवेशन हम लोग ने कर लिए हैं। अब उससे रिलेटेड अभी ये क्या है, ये जेनरिक फॉर्मूला, ये अब तक जो भी हम लोग ने इतना सारे इस तरह के जेनरिक फॉर्मूला है। अब हम लोग एक स्पेसिफिक फॉर्मूला सीखने वाले हैं कि भाई आपके सामने अगर एक सोलेनॉइड आया तो सोलेनॉइड के लिए इंडक्टेंस कैसे होता है। So inductance of a solenoid. If I is the current established in the windings of windings after turns for a long solenoid, the current produces a magnetic flux phi b through the central region. आप तो जानते हो कि solenoid में से जो भी current flow होगा वो एक flux produce करेगा, that is phi b. The inductance of the solenoid is given by L is equal to n phi b upon I. ये फॉर्मूला हम लोग ने पिछले अभी जस्ट देखा था इंडक्टेंस के जेनरिक नॉलेज के टाइम पर, where n is the number of turns, n phi b is called as the magnetic flux linkage. उसका एक नाम है magnetic flux linkage बोलते हैं। For length L near the middle of the solenoid, the flux linkage is n phi b। मतलब अभी एक सर्टन लेंथ के लिए एक सर्टन लेंथ L समझ लीजिए, उसके लिए इन द मिडल ऑफ द सोलेनॉइड, ये उसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये n phi b को ऐसे कैसे कन्वर्ट किया। सबसे पहली बात, ये स्मॉल n क्या है, यहाँ पर नीचे दिया स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
तो स्मॉल n is equal to number of turns per unit length. Therefore, capital N number of turns will be equal to small n multiplied by L. तो इस तरह हम लोग ने सब्सटीट्यूट किया, कैपिटल N के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट किया, N इंटू L सब्सटीट्यूट किया। बाकी फ्लक्स का तो फॉर्मूला आप जानते ही, इट इज B इंटू A। कंबाइन करो इन सबको, थीटा इज इक्वल टू जीरो रहेगा तो कॉस मतलब बी ए कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन होता है तो बचेगा आपके पास एन एल बी ए। तो फ्लक्स लिंकेज जो एन फाइव बी है उसकी जगह पे एन एल बी ए करके हम लोग बाद में लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे। ओके, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी नो दैट। एंड हाँ, हम लोग ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में हम लोग ने ऑलरेडी डिराइव किया था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इज बेसिकली mu naught ni, where n is number of turns per unit length। तो यहाँ पर इन फ्यूचर की जरूरत पड़ने पे n की जगह पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इंडक्टेंस की तरफ। इंडक्टेंस का बेसिक एक्सप्रेशन क्या है, एन फाई अपॉन करंट, है ना। एंड एन फाई की जगह पे हम लोग ने यहाँ पर डिराइव किया, इट इज एन एल बी ए अपॉन करंट। अब यहाँ पर एन एल बी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे म्यू नॉट एन आई डाल देंगे, यहाँ पर म्यू नॉट एन आई डाल देंगे। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा, जस्ट अ मोमेंट, सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल अपॉन ए। ये तुम्हारा रहेगा इसके लिए इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड के लिए ये इंडक्टेंस रहेगा। लेंथ को नीचे लेके आया तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। ए की जगह पे अभी ऑब्वियसली सोलेनॉइड इन जनरल सर्कुलर सोलेनॉइड ही होता है तो उसके एरिया की जगह पे पाई डी अपॉन 4 हम लोग लिख सकते हैं, वेयर डी इज द डायमीटर। ऐसे लिखा हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो एल है दैट इज इंडक्टेंस जो होती है, इंडक्टेंस डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे और एक डायमीटर पे। ये दोनों पे डिपेंड करती है क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। तो इसलिए प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है माय डियर चिल्ड्रन, हेडिंग लिख लीजिए इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये स्टेटमेंट से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए प्लीज। आई बिलीव आप लोगों का लिख के हो गया। वो होने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए। एंड इसमें हाईलाइट किस किस को करना है, एक तो इसको इसको हाईलाइट करना है और एक इसको हाईलाइट करना है, इन दोनों को हाईलाइट करना है। सो माय डियर चिल्ड्रन, अगर इंडक्टर्स, अभी देखो इंडक्टर्स मतलब क्या होता है, कॉइल्स बेसिकली। अगर कॉइल्स को एक के बाद एक सीरीज में कनेक्ट किया या फिर पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या होगा, सीरीज को मतलब उसको बेसिकली रेजिस्टर की तरह ट्रीट करना है। अगर सीरीज में कनेक्ट किया एंड उसको कुछ ना कुछ तो पावर सप्लाई वगैरह दिया है, किसी ने पूछा कि इसका इफेक्टिव इंडक्टेंस कितना है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इफेक्टिव इंडक्टेंस बेसिकली आपको ऐड करना है। सिमिलरली पैरेलली कनेक्ट किया, एक के नीचे एक पैरेलली कनेक्ट किया तो इफेक्टिव इंडक्टेंस कितना होगा, 1/L टोटल इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 एंड सो ऑन, ऐसा बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली रेजिस्टेंसेस को कैसे हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं वैसे ही इंडक्टर्स को भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। इंडक्टर्स बेसिकली क्या होगा, कॉइल्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ रेजिस्टर्स आप लोग कॉइल्स को कनेक्ट करते हैं। एनीवे, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट।